नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। कल झज्जर में अमित शाह की रैली थी, लेकिन अमित शाह की रैली के दरमियान भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसको लेकर शायद बीजेपी वालों को बिल्कुल भी अच्छा है वो नहीं लगेगा। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अमित शाह की जो रैली थी झज्जर के महर्षि दयानंद स्टेडियम में थी, लेकिन देश के गृह मंत्री आते हैं और भाजपा की हालत इस कदर ख़राब है कि जितनी कुर्सियां लगाई गई थी अमित शाह की रैली के लिए वो कुर्सियां तक पूरी नहीं भरी। अब आप मंत्री बनाने वाला है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे, 400 पार कराओगे तो मेरे साथ। आप समझ सकते हैं क्या हालात रोहतक लोकसभा में बीजेपी के वो हो चुके हैं कि जब देश के गृह मंत्री आते हैं तो भाजपा कार्यकर्ता हैं उन पूरी कुर्सियों को भी नहीं भर पाते हैं, और वो जितनी कुर्सियां थी वो किसी से छुपा नहीं है। जो भी लोग वहाँ पे मौजूद थे उसके बारे में भी कहा जा रहा है ये पेड वर्कर थे, मतलब पेड भीड़ थी वो जो लाई गई थी। और अमित शाह कहते हैं कि राहुल बाबा राहुल बाबा राहुल बाबा, जबकि हरियाणा के विकास की कोई बात है वहाँ पे नहीं होती है। लेकिन शायद अमित शाह को ये लगता है कि जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं जय शाह, शायद उनसे ज़्यादा काबिलियत है वो किसी में नहीं है। और आपको बता दें कि अब तक जो प्रचार चल रहा था वो विकास के मुद्दे पर चल रहा था, और कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ता भी ये मान चुके थे कि विकास के मुद्दे पर वो पूरी तरीके से बैकफुट पर हैं। लेकिन अंधभक्तों को ऐसा लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सड़क की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे अच्छी व्यवस्था एक होनी चाहिए जहाँ पे क्राइम है वो ना हो, चाहे रोज़गार की बात हो, चाहे किसानी का मुद्दा हो, चाहे माइनॉरिटी वर्ग का मुद्दा हो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपने कुछ भी ना किया हो, लेकिन आखिर में जब चुनाव का वक्त आएगा कभी नरेंद्र मोदी आके जनसभा कर जाएंगे, कभी योगी आदित्यनाथ आ जाएंगे, कभी जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा वो आ जाएंगे, कभी गृह मंत्री अमित शाह हैं वो आ जाएंगे, और इसी के सहारे आप लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा, इसी के सहारे आप लोगों का 400 पार है वो हो जाएगा। इसे अंधभक्ति की प्रकाष्ठा कहेंगे, जिसमें कि आपको ये लगता है कि चुनाव के आखिरी सप्ताह में ये लोग आएंगे। 5 साल में चाहे आपका जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में गया है, बेशक से नहीं गया है, चाहे आपने सड़कें बनाई हैं, चाहे आपने पानी की व्यवस्था बेशक से ना करी है, चाहे आपने सुरक्षा व्यवस्था नहीं की है, चाहे आपने रोजगार बेशक से नहीं दिया है, चाहे आपने सरपंचों को लठ पड़वाए हैं, चाहे आपने किसानों को लठ पड़वाए हैं, चाहे कर्मचारियों की बातें आपने है वो नहीं मानी है, चाहे आशा वर्कर की बात आपने नहीं मानी है, लेकिन आखिर में मोदी आएंगे या बड़े बड़े नेता आएंगे, एक जादू की छड़ी उनके पास है, वो घुमाएंगे, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन ऐसा है वो नहीं होने वाला है। और आपको बता दें कि अंधभक्तों को वाकई में ये लगता है कि एकदम से हैं वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन हरियाणा प्रदेश में लोकसभा का जो चुनाव है अब की बार उसमें करारा झटका है जो जनता है वो भाजपा को है वो देने वाली है जब चुनाव परिणाम आएंगे उसमें। और आपको बता दें कि ये अंधभक्ति की प्रकाष्ठा इतनी ज़्यादा हैवी हो चुकी है उन पे, उनको लगता है कि शायद 2014 से पहले देश में हुआ नहीं। उन अंधभक्तों को ये नहीं पता है कि जब देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त इस्पात संयंत्र लगना कितनी बड़ी बात है वो मानी जाती थी। उस वक्त किसी देश के पास अगर इस्पात संयंत्र होता था तो पूरे विश्व में मतलब उनकी धाक मानी जाती थी। 3 इस्पात संयंत्र उस वक्त लगे थे, भिलाई में लगे थे, राउरकेला में लगे थे। लेकिन अंधभक्तों को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है कि 2014 से भी पहले देश में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था। और आज जब ये लोग बोलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका का इतना स्वागत हुआ, जबकि ये बता दें जब पंडित नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे उस वक्त जब इस्पात संयंत्र लग रहे थे तो अमेरिकन कंपनी तो ठेके के लिए तरसती रह गई। अमेरिका को इस्पात संयंत्र का ठेका तक उस वक्त नहीं दिया गया था। जर्मनी की, फ्रांस की जो रशियन कंपनी थी उनको ये है ठेका दिया गया था। लेकिन अंधभक्तों को लगता है 2014 से पहले देश में है वो कुछ आखिरकार हुआ ही नहीं। और इसी तरह जो अंधभक्तों की प्रिय दीदी हैं कंगना रनौत, जब मंडी में वो रैली करती है वो कहती हैं देश को आज़ादी है 2014 के बाद मिली है। वो कहते हैं रूस यूक्रेन का वार है वो मोदी जी ने एक फ़ोन करके है वो रुकवा दिया, जबकि बेशक से आप मणिपुर हिंसा पे आपने कुछ नहीं बोला, बेशक से मणिपुर हिंसा के वक्त है आप कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अंधभक्तों में भक्ति ऐसी चढ़ी है कि किसी भी मुद्दे से उन्हें कोई फ़र्क नहीं है वो पड़ता है। उन्हें लगता है वाकई में कि देश में उससे पहले कुछ था ही नहीं, देश में 2014 से पहले था ही नहीं, यही सारी चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं। और कल अमित शाह की रैली के दरमियान भाजपा की गुटबाजी भी सामने आई। जो भाजपा की
कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं नीलम अहलावत हैं, उन्हें मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया। जब मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया तो वो अपनी भीड़ को लेके है वो जाने लगी। जो उनके सुपुत्र थे वो भीड़ को लेके जाने लगे, लेकिन जैसे ही वो अपने साथ आए हुए लोगों को रैली से लेके जाने लगे तो एकदम से पुलिस उन्हीं को पकड़ के ले गई थी। जब मैं शांति से अपना स्थान ले, शांति से बैठ गए, कोई नहीं है अब कुछ नहीं देखने के लिए उधर, आप शांति से बैठ गए, शांति से बैठ जाओ। अरे कोई मत खड़े मत हुआ करो, कोई आदमी कोई वैसे खड़ा होगा बस आप शांति से बैठ जाए। हमने ना मेरा पूछो। नीलम अहलावत इस बात पे एक बार यहाँ मंच के पास आए आप, मैं नीचे लेके आऊँ। नीलम अहलावत एक बार यहाँ मंच के पास आए आप। नीलम अहलावत बैठ जाओ बुजुर्गों भाइयों, इस समय हिंदुस्तान में देवासुर संग्राम चल रहा है। एक तरफ दैवी शक्तियां हैं। पुलिस ने उन्हें बाद में छोड़ा तो ये देखिए किस तरह का दबाव करके, मतलब जो भीड़ भी वहाँ पे थी, किस तरह का दबाव डाल के वो सारी चीज़ें हैं वो की जाती है। भारी गुटबाजी मतलब यहाँ पे चल रही है। और मतलब जो वो कह रहे थे कि राहुल बाबा राहुल बाबा राहुल बाबा, यही सारी चीज़ें हैं वो अपने भाषण में कह रहे थे। लेकिन राहुल गांधी का किरदार में बड़ा बदलाव हुआ है और उस किरदार में बड़े बदलाव की वजह से हरियाणा में आज चाहे किसान हो, चाहे बेरोज़गार युवा हो, चाहे माइनॉरिटी वर्ग हो, राहुल गांधी की जो छवि है उसमें एकदम से बड़ा बदलाव आया है। आज हरियाणा के लोग राहुल गांधी को एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं। हरियाणा के लोग मान रहे हैं कि राहुल गांधी एजुकेटेड हैं। राहुल गांधी जो बात करते हैं वाकई में वो देश की नब्ज़ है, वो उसको पकड़ रहे हैं। तो शायद कुछ ज़्यादा अब भाजपा के पास लगता नहीं है कि शायद कुछ भाजपा के पास अब ज़्यादा कुछ मतलब शायद करने को है। लेकिन फिर भी भक्तों को कम से कम ये ज़रूर लगता है कि चाहे आपका जनप्रतिनिधि है, बेशक से लोगों के बीच में मत जाइए, बेशक से कोई भी आप विकास के काम मत करिए, बेशक से प्रदेश की कानून व्यवस्था चाहे कितनी भी बिगड़ी हो, बेशक से नोटबंदी करके जीएसटी लगा के, बेशक से आपने कितना भी मध्यम व्यापारी और छोटा व्यापारी हो उसकी कमर को आपने तोड़ के रख दिया है, बेशक से इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ, इतना बड़ा खिलाड़ी इतना बड़ा खिलाड़ी आंदोलन जंतर मंतर पे होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें ये लगता है कि 400 पार का नारा है। लेकिन जो फलोदी सट्टा बाज़ार है वो ये कह रहा है कि फ़िलहाल जो सीटें हैं 400 पार की बात तो छोड़िए, वो 300 से कम पे फलोदी सट्टा बाज़ार है वो आ रहा है। तो ऐसे में अंधभक्तों के लिए खुला ऑफर भी है फलोदी सट्टा बाज़ार की जो तरफ से वो आ रहा है। और आप इनको अगर ये भी बोलेगा ना कि प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है फिर भी मोदी जी आएंगे, तो ये लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल मोदी जी आएंगे। अगर आप ये कहेंगे कि किसानों को एमएसपी देने की आपने बात कही थी, एमएसपी नहीं दी, क्या मोदी जी आएंगे, तो भी ये लोग कहेंगे कि मोदी जी आएंगे। तो ये अंधभक्ति की प्रकाष्ठा पूरी तरीके से चल रही है। जिन्हें ये लगता है कि 2014 से पहला देश में है वो कुछ नहीं हुआ, जिन्हें ये लगता है कि मोदी की लोकप्रियता ही इतनी है, शायद इस लोकप्रियता पर आज तक कोई नहीं पहुंचा, लेकिन कभी ये इतिहास को उठा के देखते ही नहीं हैं। अगर पंडित नेहरू की लोकप्रियता की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी उनके आसपास भी नहीं दिखाई देते। जवाहरलाल नेहरू एक बार जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद रूस में गए थे, रूस की राजधानी मॉस्को में गए थे, और कहते हैं कि पूरा रूस में उस दिन छुट्टी हो गई थी, पूरे रूस ने छुट्टी की घोषणा कर दी थी और मॉस्को में तिल डालने की जगह नहीं थी नेहरू को देखने के लिए। मतलब जो फैक्ट्रियां थी उनमें छुट्टी की घोषणा कर दी गई थी, जितने कारखाने थे उसमें घोषणा कर दी गई थी। इतनी लोकप्रियता की चरम पे जवाहरलाल नेहरू होते थे। और उसके बाद जैसे अमेरिका का उन्होंने दौरा किया, पूरा अमेरिका भी उस दिन पूरा रुखसा गया था। लेकिन इन्हें ये लगता है कि इनसे ज़्यादा लोकप्रिय, इनसे ज़्यादा काम करने वाला शायद हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक कोई आया ही नहीं है। और महालनोबिस मॉडल जो देश को दिया गया था, जिसमें कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पर जोर दिया गया था, महालनोबिस मॉडल था वो जो तैयार किया गया था कांग्रेस की तरफ से, वो एक्चुअली सोवियत रूस की विचारधारा से प्रेरित था। अगर आप रशियन कंपनियों को देखेंगे तो वहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र पर काफ़ी जोर दिया जाता है। जहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र होगा
तो वहाँ पे कर्मचारियों को पक्की नौकरी भी मिलेगी, कर्मचारियों को उचित भत्ता भी मिलेगा, कर्मचारियों को हाउस रेंट भी मिलेगा, कर्मचारियों को उनके परिवार के साथ साथ मेडिकल कवर भी दिया जाएगा। लेकिन जहाँ पे प्राइवेटलाइजेशन होगा, प्राइवेटलाइजेशन के दौर में कंपनी किसी ना किसी तरीके से अपना फ़ायदा निकालने की कोशिश करेगी, चाहे बेशक से कर्मचारियों की सैलरी में उन्हें कटौती करनी पड़ जाए, बेशक से अपना प्रोडक्ट है, अपनी सेवाएं हैं, कितनी भी महंगी देनी पड़ जाए, लेकिन प्राइवेट कंपनियां किसी भी तरीके से वो अपनी जेबें भरने की कोशिश करेगी। जो भाजपा के द्वारा किया गया, पूरे देश में जो प्राइवेटलाइजेशन है वो किया गया, एक तरीके से आज़ादी के बाद जो देश की संरचना, जिस तरह देश का डेवलपमेंट हुआ था, उसे ही पूरी तरीके से बदल के वो रख दिया गया। शायद उसी मॉडल पर है बीजेपी चल रही थी, जो बीएस गोलवलकर बंच ऑफ थॉट्स में लिखते हैं कि देश का सारा पैसा कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में है, वो होना चाहिए, जिससे कि हम लंबे समय तक लोगों पर राज है वो कर सकेंगे। अभी कुछ ही दिन पहले नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू में एक पत्रकार ने सवाल किया था कि भारत में आर्थिक असमानता काफ़ी बढ़ गई है, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि क्या सबको एक जैसा है वो बना दिया जाए। तो कहीं ना कहीं उनका ये बयान बीएस गोलवलकर की जो विचारधारा थी कि कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही है देश का सारा पैसा है, वो होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उससे मैच है, वो खाती है। और जो आप अंधभक्तों से आप कहीं भी पूछिएगा तो वो ये कहेंगे चाहे कुछ भी हो, आएंगे तो मोदी जी, चाहे बेरोजगारी पर, रोजगार पर, किसी भी मुद्दे पर आप बात कर लीजिए तो वो कहेंगे आएंगे ही मोदी जी। कहीं ना कहीं ये आम जनता को चुनौती देती हुई बातें हैं, ये चीज़ें प्रतीत होती हैं। लेकिन अंडर करंट जो बात है ना, आपकी बार जनता करारा झटका है वो देने वाली है हरियाणा में। शुक्रिया।